उस दिन राम ने स्वाति को उस बड़े सांप से बचा लिया। सपेरा जगन वहां से भाग गया। फिर वो ललिता के पास पहुंचा और सब बताया। राम अगले दिन लक्ष्मी से कहता है, स्वाति के साथ ये सब क्यों हो रहा है? अभी उसे और कितने खतरों का सामना करना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है लक्ष्मी। उसने बेहद डर के कहा कि स्वाति को कुछ हो गया तो। तब लक्ष्मी ने कहा, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो सांप आसपास के खेत से घुस आया होगा घर में। जब तक हम उसके साथ हैं उसे कुछ नहीं हो सकता। आप इतना ज्यादा चिंता मत करिए। फिर भी हमें उसे एक बार देवी के मंदिर ले ही जाना चाहिए और अर्चना करनी चाहिए। शायद फिर ऐसा ना हो उसके साथ। तो ठीक है, कल उसे पूजा के लिए मंदिर ले जाना। इतना चिंता मत करो। अगले दिन स्वाति और राम मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्मी दोनों के जाते ही अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, लक्ष्मी बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ? इस बार भी पूरा प्लान खराब हो गया ना? हाँ माँ, जैसे कि मैंने योजना बनाई थी कि मैं राम को बाहर ले जाऊंगी, मैं ले गई थी, लेकिन वो पैसे घर पर भूल गया और वापस लौटे तो स्वाति बच गई। क्या करती? चलो ठीक है, कम से कम सपेरा राम के हाथ नहीं पड़ा, लेकिन इस बार का प्लान एकदम सॉलिड रखूंगी। वो क्या है माँ? अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। स्वाति और राम घर पर नहीं है क्या? तब लक्ष्मी ने कहा, वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए पूजा करने मंदिर लेकर गए हैं। कुछ ही देर में लौट आएंगे। तुम जल्दी से बताना मुझे कि प्लान क्या है। तुम किसी बात का शक न होने देना। मैं फिर से कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है माँ, ठीक है। वो कॉल काटती है। इस बीच राम और स्वाति मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। पंडित उसे एक ताबीज बांधते हैं और फिर वो दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में, बाबा पूजा क्यों करवाए? मुझे क्या हो गया है? आप तो यूं ही घबराते हैं। कुछ भी नहीं बेटा, ईश्वर से प्रार्थना करनी थी कि तुम्हें हर खतरे से दूर रखे, बस इसीलिए पूजा करवा ली। तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए स्वाति। राम को उदास देखकर स्वाति ने कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं एकदम सुरक्षित हूँ बाबा। चलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं, बड़ी भूख लग रही है मुझे। दोनों घर पहुंचते हैं। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। ललिता ने स्वाति को उनसे अलग करने की एक और साजिश तैयार कर ली। वो एक दिन दो नामी गुंडों के पास गई। तुम्हें एक लड़की का अपहरण करना है और उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। पूरे 50,000। ठीक है, उसका फोटो और पता दे दो। काम खत्म करने के बाद मैं फोन कर दूंगा। उन्होंने फोटो, पता और पैसा ले लिया। राम उस दिन घर आते हुए अपने साथ एक मोबाइल लेकर आता है। स्वाति, ये मोबाइल तुम्हारे लिए है बिटिया। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है बाबा। क्यों लाए? इसे अपने पास रखो बिटिया। उस दिन मैं सही समय पर घर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हमें अपना ख्याल खुद भी रखना चाहिए। इस मोबाइल को अपने पास रखो हमेशा। अगर कोई आवश्यकता हो तो मुझे फौरन कॉल करना। 2 दिन बीत गए। फिर ललिता ने लक्ष्मी को एक दिन कॉल किया। लक्ष्मी, क्या तुम्हारे बगल में कोई है? कोई नहीं है। बताओ माँ, क्या बात है? मैंने स्वाति का अपहरण करने और उसे मारने के लिए 2 गुंडों को सुपारी दी है। वो दोनों तुम्हारे घर के आसपास ही हैं। जैसे ही वो स्वाति को अकेला देखेंगे अपना काम कर लेंगे। कहाँ है वो दोनों? ठीक है ठीक है, बस इतना ही कि हमें कोई खतरा ना हो। उसने कॉल काट दिया। फिर लक्ष्मी सोचने लगी, इस स्वाति को अकेले बाहर कैसे भेजूं? ओह, वो अपने में गुम थी। इस बीच राम वहां आ गया। क्या हुआ लक्ष्मी? इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चीनी खत्म हो गई है, ले आओगे? कुछ मीठा बनाने की सोच रही थी आज। मैं किसी और काम से बाहर जा रहा हूँ। स्वाति को अपने साथ ले जाता हूँ। चीनी खरीदवा कर उसके हाथों भिजवा दूंगा। ठीक है? स्वाति, यहाँ आओ। स्वाति अपनी जेब में मोबाइल डालकर आती है। कहिए बाबा। लगता है घर में चीनी खत्म हो गई है बिटिया।
मेरे साथ आओ और चीनी लेकर घर वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, चलिए चलते हैं। दोनों बाहर निकल गए। तुरंत लक्ष्मी ने ललिता को फोन करके बताया और ललिता ने उन गुंडों को, हम यहीं पर हैं। उन्होंने फोन काट दिया। स्वाति और राम दोनों दुकान गए और चीनी खरीदी। स्वाति तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूं बेटा। स्वाति धीरे धीरे जाने लगती है। इस बीच दोनों गुंडे पीछे से आ गए। एक हाथ से उसका मुंह बंद किया, उसे कंधों पर डाला और ले जाने लगे। स्वाति चिल्लाने लगी, बाबा बाबा बाबा। एक गुंडे ने स्वाति को शांत करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। स्वाति तुरंत बेहोश हो गई। फिर वो स्वाति को लेकर उस इलाके से दूर चले गए। लगभग आधे घंटे तक जब स्वाति घर नहीं आई तो लक्ष्मी समझ गई। उसने राम को फोन लगाया। क्या हुआ, दुकान बंद है क्या? स्वाति को भेजा क्यों नहीं अब तक? क्या कह रही हो? स्वाति को घर भेजे तो काफी समय हो गया है, वो आई नहीं क्या अभी तक? क्या हुआ? क्या? लेकिन वो अभी तक नहीं आई है, कहाँ चली गई? कुछ हो गया? मैं तुरंत घर आ रहा हूं। वो जल्दी जल्दी घर जाने लगा। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे स्वाति को एक जगह ले गए और ललिता को कॉल करके कहा, हम उसे ले आए हैं, क्या करें अब उसका? उसे किसी वीरान जगह ले जाओ और खत्म कर डालो। और क्या, सिर्फ उठाने के 50,000 दिए हैं क्या? दोनों गुंडे घूमे और देखा कि स्वाति तो वहां है ही नहीं। ये लड़की कहां चली गई? तभी उन्होंने देखा कि स्वाति वहां से भाग रही है। इतनी जल्दी होश आ गया इसे? पकड़ो उसे फटाफट, भागने ना पाए। उन्होंने उसका पीछा किया। उधर स्वाति भागते हुए एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। स्वाति के साथ आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक गाय और एक बैल था। बिरजू उनकी देखभाल बड़ी सावधानी और प्रेम से करता था। उसके बैल का नाम था भीमा और गाय का नाम था लक्ष्मी। भीमा बिरजू की खेत जोतने में मदद करता था। इस बीच एक दिन बिरजू का दोस्त मदन बगल के गांव से उससे मिलने आता है। अरे बिरजू, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ मदन, क्या तुम अभी अभी आए हो? हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था। अच्छा, हम अपने गांव में बैलों की दौड़ लगवा रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा बैल बहुत सारी प्रतियोगिताओं में पहला इनाम जीत चुका है, इसलिए तुम्हारे बैल को हमारे गांव में हो रहे मुकाबले में जरूर भाग लेना चाहिए। क्यों, तुम इस बात पर इतना जोर देकर क्यों कह रहे हो? क्या कोई खास बात है? पहला इनाम 10,000 रुपए का है और यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे गांव में दलबीर नाम का एक आदमी है। वो जिस भी मुकाबले में अपने बैल को उतारता है उसका बैल ही जीतता है। इस कारण वो बहुत घमंडी हो गया है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाकर उसके घमंड को तोड़ना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हारे बैल की जरूरत है मुझे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि इस बार सिर्फ बैलों का आपस में मुकाबला नहीं है, बल्कि उन्हें उस वक्त वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ी के साथ 5 किलोमीटर तक भागना है, तभी वो जीते माने जाएंगे। इतने सारे वजन के साथ बैल उतना तेज कैसे भाग सकेगा? अजीब बात तो यही है कि कितना ही वजन क्यों ना रख दो, दलबीर का बैल रेलगाड़ी के साथ 5 किलोमीटर तक उतनी ही तेज दौड़ लेता है। इसलिए ना मत कहना और उसका घमंड चूर करने के लिए वहां अपने बैल को लेकर जरूर आना। ठीक है। अगले दिन वो अपने बैल को लेकर उस मुकाबले की जगह पर गया। वहां और भी बहुत सारे बैल एक कतार में खड़े थे। उनकी गर्दन पर रस्सियां थीं, जिनसे उनकी पीठ पर वजन बांधा गया था। बिरजू ने भी अपने बैल पर कुछ वजन बांधा। उन बैलों के बीच दलबीर का बैल भी खड़ा था। तभी दूर से रेलगाड़ी के आने की आवाज आती है और प्रतियोगिता के लिए सभी सतर्क हो जाते हैं। मदन सबको एक झंडा दिखाता है और सभी बैल
ट्रेन के साथ साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। उन बैलों में दलबीर का बैल सबसे आगे निकल जाता है और बिरजू का बैल भी उसकी बराबरी में होता है। इस तरह दोनों बैल जमकर दौड़ते हैं और रेलगाड़ी के साथ साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करके जीत जाते हैं। फिर सिर्फ उन दोनों के बीच मुकाबला होता है। इस बार बिरजू का बैल दलबीर के बैल से आगे निकल जाता है। इस तरह उसके बैल भीमा को पहला इनाम मिलता है और दूसरे स्थान पर आता है दलबीर का बैल। तब मदन दलबीर से कहता है, तुमने देखा ना कि वो बैल तुम्हारे बैल से कैसे जीत गया। अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया। ये कहते हुए मदन जोर से हंस पड़ा। ये दलबीर के लिए बहुत अपमान की बात हुई और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। तुम इतने नाराज क्यों हो? मैं यही बात तुमसे सबके सामने कल के मुकाबले में भी कहूंगा। फिर बिरजू ने वहां खड़े सभी लोगों से कहा, आप सबका आज यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके लिए एक और रोमांचक बात है। आज के मुकाबले में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए कल भी बैलों की ये दौड़ होगी। आज कोई जीता या हारा, वो कल भी दौड़ में हिस्सा ले सकता है। वे सब ये बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। फिर मदन अपने दोस्त बिरजू से, मैं बहुत खुश हूं मेरे दोस्त, अपने बैल को कल भी लेकर आना, तुम्हें कल भी जीतना है। बिरजू खुश दिल से वहां से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपने बैल भीमा से कहा, भीमा, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारी वजह से मुझे पहला इनाम मिला है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। मैं बहुत बहुत खुश हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भीमा भी बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। बिरजू अपनी गाय और बैल को चारा देता है। बैल को, भीमा, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए और कल की दौड़ में भी जीत कर दिखाना चाहिए। बैल ने सिर हिलाकर प्रथम आने के लिए हामी भरी। इस तरह उसने उन्हें खिलाया और वो दिन बीत गया। अगली सुबह जब बिरजू उठकर बाहर आया तो देखता है कि उसका बैल मरा पड़ा है। ये देखकर वो रोने लग गया। अरे, मेरे भीमा को क्या हो गया? फिर गाय ने बिरजू को इशारों से बताया। मालिक, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। एक आदमी रात में यहाँ आया था और भीमा को कुछ खिला दिया। भीमा खाते ही नीचे गिर पड़ा। मैं रात भर रंभाती रही और तुम्हें पुकारती रही, लेकिन तुम गहरी नींद में थे और उठे नहीं। अगर तुम उठ जाते तो भीमा शायद बच जाता। उसने इशारों से बताया और रोने लगी। मैं समझ गया हूं ये किसने किया है। ये सब उसने हमसे बदला लेने के लिए किया। लेकिन किस किस्म का आदमी है कि उसने एक बेजुबान जानवर को मार डाला। उसने उसका क्या बिगाड़ा था? मालिक, इस तरह उदास न हो। भीमा की जगह मैं भाग लूंगी प्रतियोगिता में। मैं उसका सिर नीचा करके रहूंगी। लेकिन तुम गर्भवती हो, इतना वजन कैसे उठा पाओगी? मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता लक्ष्मी। मेरे मालिक, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो समझूंगी मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अगर तुम कल वहां नहीं गए तो लोग ये कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम उस बैल के डर से नहीं आए। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे ले जाने के लिए मना मत करो। उसके ऐसा कहने पर वो मना नहीं कर पाता। दोनों अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं। सब गाय को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर लक्ष्मी और दलबीर के बैल के बीच दौड़ शुरू होती है। गाय रेलगाड़ी के साथ साथ भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दुख की बात कि दौड़ने के बाद वो नीचे गिर पड़ती है। दलबीर का बैल ये देख लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने आई हो? तुम मेरे सामने कहीं नहीं हो। मुझे पता है, लेकिन यहाँ आने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। ईश्वर सब जानता है, वो मुझे ही जिताएगा। ये कहते हुए गाय रोने लगी। ये गाय इतना दुखी क्यों है? बैल गाय से पूछता है।
तब गाय उसे सारी बात बता देती है। बैल का दिल उसकी बात सुनकर पसीज जाता है। लक्ष्मी, तुम किसी भी हालत में जीतोगी। मैं अपने मालिक को सबक सिखाना चाहता हूँ। थोड़ी हिम्मत जुटाकर दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गाय खड़ी हो जाती है और दौड़ में हिस्सा लेती है और प्रतियोगिता जीत जाती है। ये जानकर दलबीर अपने बैल से कहता है, क्या हो गया था तुमको? तुम ढंग से दौड़े क्यों नहीं? ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है। तुमने एक निर्दोष जानवर की हत्या की, इसीलिए किया मैंने ऐसा। तब बिरजू आकर उससे कहता है, तुमसे ज्यादा समझदारी तो तुम्हारे बैल में है। तुमने बिना किसी कसूर के मेरे बैल को मार डाला। तुम में इंसानियत नहीं है बिल्कुल। उसने कहा। दलबीर को अपने किए का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मरे को फिर से तो जिंदा नहीं कर सकता। तुम उसके बदले में मेरा बैल ले जाओ। मैं इन जानवरों के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मुझसे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान है इनमें। वो माफी मांगता है और अपना बैल उसे देकर वहां से चला जाता है। इस तरह गाय और उस बैल के किए त्याग ने दलबीर को अपना रवैया बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने बिरजू से माफी मांगी। इस कहानी का नैतिक ये है कि कुछ लोग अपने गुरूर को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मासूम जानवर तभी भी न्याय करने के लिए अपनी तरफ से त्याग करते हैं। हम सबको इंसानियत की भावना को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए।